बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरम्स पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा ये चैप्टर नंबर 10 केपी के फेडरल और अपना बलूचिस्तान बोर्ड तीनों बोर्ड्स में थ्योरम सेम है। तो चैप्टर 10 हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और थ्योरम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग पोर्शंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हमारा 10.1 वाला थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट पहले पढ़नी है आपने क्या? वो स्टेटमेंट से हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम जाएंगे थ्योरम के सिंटेक्स पे और उस सिंटेक्स में जो फिलिंग करनी है हमने और फिर प्रूफ करना है उसकी तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इन एनी कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angle of other triangle then two triangles are congruent। इसका पहले मैं ओवरव्यू बताऊंगा फिगर बना के कि ये पूरा इस थ्योरम का ओवरव्यू क्या है, फिर स्टेपिंग से हम इसे सॉल्व करेंगे और वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, थ्योरम का ओवरव्यू ये है कि आपके पास बोला हुआ है कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से बेशक नाम दे दें, ए बी सी। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल है आपके पास डी ई एफ। अब इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए स्टेटमेंट जब भी आप पढ़ो कि इफ़ के बाद जो चीज़ दी हुई होती है वो गिवन होती है और देन के बाद जो होती है वो प्रूफ करनी होती है। यानी हमें ये बोला गया है इफ़ के बाद कि अगर एक साइड ट्राइंगल की एक साइड यूनिकनेस के लिए हम थर्ड लाइंस लगा लेते हैं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मीन कंपैरिजन कर रहे हैं हम, इस तीन ये वाली साइड और ये साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये प्रूफ करें कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल इन शेप, इक्वल इन साइज़, इक्वल इन एंगल, ये चीज़। ठीक है, तो अब स्टेप को फॉलो करते हुए हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे इनकी। जिस तरह थ्योरम का ओवरव्यू मैंने दिया, अब स्टेप वाइज उसको प्रूफ करते हैं। थ्योरम्स का ये सिंटेक्स याद रखना है, हमेशा पहले फिगर बनती है, फिर उसके बाद आप गिवन डेटा लिखते हो, फिर टू प्रूफ लिखते हो और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखते हो और फिर प्रूफ, और प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स एंड रीजंस आते हैं। सबसे पहले फ़िगर पे आते हैं। जैसा कि मैंने वो फ़िगर एक्सप्लेन की है, मैंने दो ट्राइंगल्स बनाई हैं स्टेटमेंट को देख के, एक को नाम दे दिया ए बी सी का और एक को डी ई एफ़ का। अब गिवन में हम जिस वक्त जाते हैं, गिवन में हमें क्या बोला गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग बतानी है। तो आपने क्या करना है, जस्ट अपनी मर्ज़ी से यानी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो कि ए ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये कॉरस्पॉन्डिंग का साइन है यानी कंपैरिजन हम करेंगे डी ई एफ। एंड और क्या क्या चीज़ें गिवन थी, जिस तरह मैंने वो फिगर में बताया था कि ये जो बी सी है ये ई एफ के बराबर है। ये तीन लाइंस का मतलब ये यूनिकनेस के लिए कि ये तीन इससे कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं यानी इसके साथ कंपैरिजन कर रही हैं। तो आपके पास आ जाएगा बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। फिर उसके बाद आपको एंगल बी जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस एंगल से और कॉन्ग्रुएंट है। बी सी एंगल बी is congruent to angle E and angle C is congruent to, इसको यूनिकनेस के लिए सेकेंड दो लाइंस लगा ली, और एंगल F के साथ। इधर तक बात होगी गिवन। उसके बाद प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ ये करना है सिंपल कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है
वो कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन लाइक कनेक्टेड ब्रिज। हम इसको यूज़ करते हुए थ्योरम के प्रूफ तक पहुंचते हैं। इसमें हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं कि सपोज ए बी जो गिवन है उसको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आपके पास गिवन नहीं है उसको हम ऑन कंट्ररी बेसिस रॉन्ग सपोजिशन यानी कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि ये चीज़ इस तरह। सपोज ए बी इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। फिर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। उधर आपकी फेडरल बुक में एम पॉइंट है, लेकिन मैं जानबूझ के इधर डी पॉइंट लूँगा ताकि इस डी के अकॉर्डिंग फिर एम वाला आप खुद करें। डी प्राइम मैंने नाम रख लिया है कि हमने एक पॉइंट किया है एंड देयर अपनी वर्डिंग में एंड देयर इज अ पॉइंट डी point D prime on DE such that जो AB है वो कॉन्ग्रुएंट है D प्राइम E के। ये क्यों किया है, ये सारी चीज़ आपके पास समझ आ जाएगी जिस वक्त मैं थ्योरम को लॉजिकली आगे स्टेटमेंट और रीज़न पे जाऊंगा। सबसे पहले हम लेते हैं अपनी ट्रायंगल, ये जो कंस्ट्रक्ट कर ली है, इस डी को हम ज्वाइन कर लेंगे किससे, एफ से। आपने डी को ज्वाइन कर लिया है एफ से, ये। और कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से हो तो ज़्यादा बेहतर लगती है। अब समझिएगा, आपके पास कुछ इस तरह से है कि स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। पहले दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी प्राइम ई एफ। अब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी प्राइम एफ। ये क्या थी, हमने कंस्ट्रक्शन की है और रीज़न में लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन की है। और फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं जी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, और ये चीज़ गिवन है हमें। और फिर उसके बाद एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ये चीज़ भी ऊपर किस में थी, गिवन में। अब तीन एविडेंस पूरे हो गए हैं, तो तीन एविडेंस पूरे हो जाएं तो वी कैन से दैट आवर टू ट्राइंगल्स आर congruent, which implies that ABC and congruent to D prime EF। postulate आप लिख सकते हो साइड एंगल साइड postulate, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स और उनके मिड वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट था। तो ये एक एविडेंस है कि इस तरह दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो आपकी गिवन ट्राइंगल क्या होती है, वो कॉन्ग्रुएंट होती है। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो इधर से हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि फिर एंगल सी जो है, एंगल सी बराबर यानी कॉन्ग्रुएंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी ट्राइंगल डी प्राइम एफ ई। तो एंगल डी प्राइम एफ ई इधर तक। अब समझिएगा, ये बुक पे ज़्यादा फिगर नीट बनी हुई है। आपके पास आपने ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है डी प्राइम एफ ई के। इसका ये मतलब है कि अब ये जो एंगल सी है ये कॉन्ग्रुएंट है ये एंगल डी प्राइम एफ ई, यानी ये जो हाफ एंगल है इसके इधर तक, ये जो डॉटेड लाइन से नीचे तक है इसके बराबर है। ये बात होगी। इसको रख लें इक्वेशन 1 का नाम, ठीक है। लेकिन अब मैं इधर क्या लिखने जा रहा हूँ, बट
जो गिवन था हमें वो तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट था किसके, एंगल सी आपके पास कॉन्ग्रुएंट था एंगल एफ के। और यू नो कि ये जो एंगल एफ है ये तो पूरा एंगल है, एंगल एफ जो है ये आपके पास पूरा एंगल है, ये वाला सारा, यानी डॉटेड लाइन से भी ऊपर तक। सही हो गया। अब इधर से हम ये एक लगा सकते हैं, ये इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इधर आगे रीज़न लिख लेते हैं गिवन। अब एट द सेम टाइम एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी प्राइम एफ ई के, और एंगल सी जो बराबर है वो डी प्राइम पूरे एफ के। तो ये एक ही सूरत में हो सकता है, इट इज़ ओनली व्हेन पॉसिबल, इट इज़ ओनली व्हेन पॉसिबल when d prime and d are same point। क्यों? देखें अब जितना आप ये d प्राइम को नीचे लेके आएंगे तो एंगल तो कम होगा। अब जब ये d प्राइम d के ऊपर मैच करेगा, मीट करेगा, तब वो कंडीशन ट्रू होगी कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के भी बराबर हो सकता है और एंगल डी प्राइम एफ ई के भी बराबर हो सकता है। वो एक ही सिचुएशन में जिस टाइम पे आपका डी प्राइम जो है वो डी के बराबर है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमने वो सपोजिशन ली थी वो रॉन्ग ली है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू डी ई। तो इधर से हम ये लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज डैट ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू डी ई है, यानी उधर जो सपोजिशन की थी वो इधर तक बात होगी कि इसके बराबर, लेकिन जो गिवन था वो ये था। फिर मैंने बता दिया है कि वो उस टाइम ही ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो सकती हैं कि सी सेम टाइम पे इसके बराबर भी हो सकता है और इसके, जब डी प्राइम कोइंसाइड करे डी के ऊपर, यानी वो सेम पॉइंट हो। तो एक सूरत में ये मैंने कंडीशन लिख ली। इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू डी है, हमारी वो रॉन्ग सपोजिशन थी। तो अब देखें एक ये और दो गिवन है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि वी गेट ट्राइंगल ए बी सी, बस अब आपने लिख लेना है इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। कौन सा पोस्टुलेट लगा लिया आपने? साइड एंगल साइड का, कि आपने इनडायरेक्टली ये एंगल ले लिया है, ये वाला एंगल, और ये दोनों साइड्स लेके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर ली है। तो इट इज़ योर फाइनल आंसर।